होंडा, ये नाम इस दुनिया में शायद ही कोई होगा जो ना जानता हो। आप में से ज़्यादातर लोगों ने होंडा मोटर कंपनी के बारे में ज़रूर सुना होगा। आपने कभी न कभी उसका कोई वाहन तो चलाया ही होगा या फिर किसी वाहन में बैठे होंगे। लेकिन क्या आप उस अविश्वसनीय कहानी को जानते हैं? कैसे होंडा कंपनी के संस्थापक सोइचिरो होंडा ने कंपनी को आज इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बाधाओं को पार किया। ये एक बहुत ही अद्भुत कहानी है और दिखाती है कि जो लोग सच में इस दुनिया में कुछ करना चाहते हैं, उन्हें वहां पहुंचने के लिए अपने साथ हो रही जबरदस्त असफलताओं से कैसे लड़ना पड़ता है। सलाम दोस्तों, सोइचिरो होंडा एक जापानी इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। होंडा का जन्म 17 नवंबर 1906 को हामामात्सु के पास इवाता जिले शिजुओका के कोम्यू गांव में हुआ था। उन्होंने अपना शुरुआती बचपन अपने पिता गेई होंडा, एक लोहार के साइकिल मरम्मत के काम में मदद करने में बिताया। उस समय उनकी मां मिका होंडा एक बुनकर का काम करती थी। होंडा की शुरुआती शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 15 साल की उम्र में बिना किसी अच्छी शिक्षा के सोइचिरो होंडा ने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना छोटा सा जापान का होम टाउन छोड़ दिया और काम की तलाश में टोक्यो चले गए। होंडा एक बहुत ही भावुक इंजीनियर थे जो उस समय की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी टोयोटा के लिए काम करना चाहते थे। वह अक्सर कहा करते थे कि वह इससे निकलने वाले तेल की गंध को कभी नहीं भूल सकते। उनका कहना था कि इसकी गंध इत्र की तरह होती है। वह अपना ऑटो मैकेनिक बिजनेस शुरू करने से पहले 6 साल तक एक कार मैकेनिक के रूप में काम करते रहे। उन्होंने 1922 में टोक्यो के एक आर्ट शुकाई नाम के एक गैरेज में काम करना शुरू किया, मगर शुरू में गैराज के मालिक ने होंडा से साफ सफाई का काम करवाया और इसी वजह से होंडा काफ़ी निराश भी रहने लगे। पर वो बेचारे कर भी क्या सकते थे। एक तरफ वो अपना घर बार और पढ़ाई लिखाई छोड़कर टोक्यो काम करने आ गए थे और यहाँ पर उनसे बहुत समय तक सिर्फ फालतू काम ही लिए जा रहे। उसे वापस जाने में भी बहुत शर्म आ रही थी कि वो गांव जाकर माँ बाप को क्या मुंह दिखाएगा। बस यही सोचकर वो वहाँ पे लगा रहा। कुछ महीनों के बाद आर्ट शुकाई के मालिक ने उससे वर्कशॉप के काम लेना भी शुरू कर दिया और बस यहीं से उसकी किस्मत बदलने लगी। वो धीरे धीरे हर तरह की गाड़ी के सारे पार्ट्स के बारे में पूरी तरह से जान गया। कुछ साल बाद होंडा ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें एक का नाम आर्ट डैमलर और दूसरी का नाम कर्टिस था। इन दोनों गाड़ियों ने जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप 1924 में हिस्सा भी लिया और जीत भी हासिल की। अब सोइचिरो होंडा ने मोटर कार को ही अपना सब कुछ मान लिया था। आखिर 1928 में 22 साल की उम्र में गैराज के मालिक ने अपनी कंपनी की एक और ब्रांच हामामात्सु शहर में खोल दिया, जिसे उसने पूरी तरह से होंडा के ही हैंडओवर कर दिया। धीरे धीरे उसने अकेले शुरू की इस वर्कशॉप में 30 लोगों का स्टाफ बना लिया था और उस शहर का बहुत ही अच्छा मैकेनिक बन गया था। अपने रोजगार को लेके कुछ झिझक के बाद होंडा ने अपनी बनाई स्पोर्ट कार से रेस में तमागावा स्पीडवे पर फर्स्ट जापान ऑटोमोबाइल रेस में एक टर्बोचार्ज्ड फोर्ड रेस लगाई और उनका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और उनकी बाईं आंख और कंधे में गंभीर रूप से चोट आ गई। उसके बाद उन्होंने रेसिंग भी छोड़ दी। उन्हें लगा अब वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मगर कुछ समय बाद ही वो वापस से गैराज गए और मालिक से खुद के स्पेयर पार्ट्स बनाने की बात की पर उन्होंने साफ मना कर दिया। मगर वो केवल टोयोटा के लिए ही काम करना चाहते थे और वही उनका सपना था। इस सपने को साकार करने के लिए होंडा ने अपनी एक खुद की छोटी सी वर्कशॉप में दिन रात काम करना शुरू कर दिया। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी पत्नी के गहने भी बेचे और कई रातें अपनी वर्कशॉप में अकेले ही बिताई, पर उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगे रहे। फिर उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर कुछ वक्त बाद जब होंडा ने उसकी पिस्टन रिंग पूरी कर ली तो वो उत्साह से उसे टोयोटा कंपनी में ले गया। हालांकि वहाँ उनकी पिस्टन रिंग को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि कंपनी ने कहा कि ये इंजीनियरिंग के उनके सारे मानकों को पूरा नहीं करता है। मगर उसके बाद होंडा ने निडर होकर एक तकनीकी स्कूल में दाखिला ले लिया, जिसका एकमात्र लक्ष्य यही पता लगाना था कि वह आवश्यक और गुड क्वालिटी में पिस्टन रिंग का प्रोडक्शन क्यों नहीं कर सका। 2 साल तक उस पर काम करने और पुनः डिजाइन करने के बाद आखिरकार वो एक पिस्टन रिंग लेकर आए जो टोयोटा द्वारा मांगी गई क्वालिटी वाली थी और अब की बार उसे तुरंत ही एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्हें अब इसका एक कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया गया
लेकिन उन्हें वो सारी पिस्टन रिंग बनाने के लिए एक फैक्ट्री की ज़रूरत थी। पिस्टन के छल्ले का उपयोग कारों, मोटर बाइकों और हवाई जहाज़ों के लिए किया जा सकता है। 1937 में होंडा ने टोयोटा के लिए पिस्टन रिंग बनाने के लिए एक टोकाई सेकी नाम के कारखाने की स्थापना की, लेकिन ये काम करने का कुछ अच्छा समय भी नहीं था। जापानी सरकार अमेरिका के खिलाफ युद्ध के लिए तैयारी भी कर रही थी, लेकिन बात यही नहीं रुकी। युद्ध के दौरान 1944 में एक अमेरिकी B-29 बम वर्षक हमले ने टोकाई सेकी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। उनकी फैक्ट्री पर 2 बार बमबारी की गई और वह लगभग पूरी तरह से बर्बाद हो गई। उनके कारखाने के पास अब पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक स्टील भी उपलब्ध नहीं था, क्योंकि इसका उपयोग युद्ध के हथियारों के लिए किया जा रहा था। एक आदमी इन सब चीज़ों को और कितना ही अधिक ले सकता था। अधिकांश लोगों ने इस बिंदु पर हार मान ली होती, लेकिन होंडा की ज़बरदस्त दृढ़ता, लचीलेपन का मतलब था कि उसे एक और रास्ता मिल गया। होंडा को पता था कि अमेरिकी एयरफोर्स के पायलट अपने इस्तेमाल किए गए गैसोलीन के डिब्बे फेंक देंगे, इसलिए उसने उन सभी को इकट्ठा किया और उस स्टील का इस्तेमाल अपने कारखाने की मरम्मत के लिए किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उनकी किस्मत आखिरकार बदल ही गई, लेकिन कारखाने के दोबारा बनने के तुरंत बाद ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान 1945 में जापान में अमेरिका के न्यूक्लियर अटैक ने जापान को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसमें होंडा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स पूरी तरह से फिर से नष्ट हो गया। वह अब एक बार फिर से अपने बिजनेस से बाहर हो गए। होंडा ने आखिरकार हार मान के अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर्स को टोयोटा कंपनी को 4 लाख येन में बेच दिया और सोचा कि अब उनकी कंपनी हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मगर युद्ध के तुरंत बाद जापान में ईंधन की बहुत भारी कमी हो गई, जिससे देश भर में ट्रांसपोर्टेशन लगभग असंभव हो गया। लोगों को कहीं आने जाने के लिए या तो ट्रेन पकड़नी पड़ती या फिर साइकिल चलानी पड़ती। होंडा को अपने देश से बहुत प्यार भी था और वह इसे घुटनों पर देखना बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके मन में घूमने के लिए अपनी साइकिल पर एक छोटी मोटर लगाने का विचार आया। उन्होंने शहर के चारों ओर अपनी नई मोटर से चलने वाली साइकिल का टेस्टिंग करना शुरू कर दिया और दोस्तों ने तुरंत पूछा भी उनसे कि क्या वे भी इसे आजमा सकते हैं। उनके पास अपने नए इन्वेंशंस के लिए रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई। ऐसा लग रहा था कि मानो होंडा फिर से अपने बिजनेस में वापस आ गई। हालांकि जब देश परेशानियों से घिरा था, तब होंडा को नए स्कूटर के प्रोडक्शन के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता थी। उस समय इन्वेस्टर लगभग न के बराबर थे, मगर होंडा को अब एक रास्ता मिल गया था और ये आपको अविश्वसनीय लग सकता है, लेकिन अनुमान के मुताबिक उन्होंने देश के रिकंस्ट्रक्शन और अपने नए इन्वेंशंस में इन्वेस्ट करने के लिए समर्थन मांगा और 18,000 साइकिल दुकान मालिकों को एक ओपन लेटर लिखा। जी हाँ, आपने सही सुना, उन्होंने एक एक करके लेटर अपने हाथों से लिखे, क्योंकि उस समय इंटरनेट और ईमेल अभी भी कोसों दूर था। 3,000 साइकिल दुकान मालिकों ने इस एप्लीकेशन का पॉजिटिव जवाब भी दिया और उन्होंने अच्छा खासा पैसा भी एडवांस में दे दिया, क्योंकि तब तक बहुत से लोग इनके नाम और काम से अच्छी तरह से वाकिफ थे। यह पहली बार भी था जब किसी गाड़ी में पहली बार होंडा का लोगो यूज हो रहा था। इन बेहद चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निकल के होंडा कंपनी ने एक सुपर कब नाम की स्कूटर लॉन्च की, जो उस समय के हिसाब से एकदम परफेक्ट थी और उसने मार्केट में आते ही धूम मचा दी। होंडा कंपनी अब दुनिया की सबसे लीडिंग कंपनी में से एक बन गई। 1959 में होंडा मोटरसाइकिल ने यूएसए में अपनी पहली डीलरशिप खोली। होंडा मोटर कंपनी के अध्यक्ष के रूप में सोइचिरो होंडा ने कंपनी को अरबों डॉलर की इंटरनेशनल कंपनी में बदल दिया, जिसने दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली बाइक्स बनाई। होंडा की इंजीनियरिंग और मार्केटिंग स्किल के परिणाम स्वरूप होंडा मोटरसाइकिल्स अपने संबंधित घरेलू बाजार में ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन जैसी गाड़ियों से भी आगे निकल गई और आज भी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यह दुनिया भर में 2 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देती है और इसका सालाना टर्नओवर $10 बिलियन से भी अधिक का है। उसके बाद होंडा ने फिर से कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ रुख किया और उसकी कामयाबी भी आज सबके सामने है। होंडा अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोटर कंपनी बन गई है। उसकी मोटर्स कार में, बाइक में, प्लेन में और बोट्स के इंजन में भी देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सब लगभग अकल्पनीय बाधाओं का सामना करने वाले एक व्यक्ति के डिटर्मिनेशन की वजह से संभव हो पाया। होंडा 1973 में अपने रिटायरमेंट तक कंपनी के प्रेसिडेंट बने रहे और 1983 में उन्हें सुप्रीम एडवाइजर अपॉइंट किया गया। उनकी स्थिति ऐसी थी कि पीपल मैगजीन्स ने उन्हें 1980 के लिए
अपनी साल के 25 सबसे दिलचस्प लोगों की लिस्ट में रखा। रिटायरमेंट के बाद होंडा ने खुद को होंडा फाउंडेशन से जुड़े कामों में बिजी कर लिया। सोइचिरो होंडा ने कभी कभी अपने कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करने, अपमानित करने और कभी कभी उनके चेहरे पे थप्पड़ मारने तक पर भी दुख व्यक्त किया। इतनी अधिक उम्र में भी सोइचिरो और उनकी पत्नी साची दोनों के पास निजी पायलट का लाइसेंस भी था। उनकी जिंदगी का ये सफर 5 अगस्त 1991 में खत्म हो गया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बिना पैसे के अपनी छोटी सी वर्कशॉप में सोना, अपनी पत्नी के गहने बेचना या अपनी फैक्ट्रियों को तीसरी बार नष्ट होते देखना उन पर क्या गुजरी होगी। कुल मिलाकर उनकी सफलता की यात्रा में 17 साल लग गए। हम आमतौर पर सफल लोगों द्वारा तय की गई कठिन यात्रा के बारे में नहीं सुनते हैं, लेकिन इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कहानी सोइचिरो होंडा जैसे एक साधारण आदमी की है, क्योंकि उसने एक सपना देखा था और उसे कभी नहीं छोड़ा। अपनी गलतियों से सीखना जारी रखा, चाहे कुछ भी हो वो बदले और आगे बढ़ते रहे, और यही सफलता की पक्की गारंटी भी है। मुझे उम्मीद है कि होंडा की कहानी आपको अपनी पर्सनल लाइफ, कैरियर और बिजनेस में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए मोटिवेट करेगी। इस स्टोरी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ।